कल्पना कीजिए कि रात के 3 बजे हैं। हम्म। एक इंसान जो एक बेहद सफल एंटरप्रेन्योर है, इस्तांबुल के एक बहुत ही शानदार होटल में अपने बिस्तर पर लेटा है। और भौतिक सफलता के एकदम चरम पर होने के बावजूद राइट उसके भीतर ना एक बहुत ही गहरा खालीपन है। बिल्कुल। और अचानक वो खुद को छत से नीचे की ओर देखते हुए पाता है, मतलब नीचे उसका अपना ही शरीर सो रहा है। वाओ। और ये कोई सपना नहीं है, कोई मतिभ्रम या हेलुसिनेशन भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक एकदम स्पष्ट जागृत वास्तविकता है। और यही कानव सचदेव का पहला स्पॉन्टेनियस एस्ट्रल प्रोजेक्शन था। राइट। और उस एक पल ने ना मानव चेतना के बारे में उनकी जो पूरी समझ थी उसे पूरी तरह से तोड़ के रख दिया। हाँ। इसी अनुभव ने उन्हें तुर्की में हिरोशी नामक एक विशेषज्ञ तक पहुंचाया और फिर अंततः वापस भारत लाकर प्राचीन वैदिक तंत्र और सनातन धर्म के ज्ञान से जोड़ा। विशेष रूप से जो सूक्ष्म शरीर या सूक्ष्म शरीरा की जो अवधारणा हमारे उपनिषदों में है ना, उसे उन्होंने बहुत गहराई से समझा। बिल्कुल। तो रूपांतरण का मार्ग के इस 8वें डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज का हमारा मिशन न बेहद क्लिनिकल और एकदम सटीक है। हम कानव सचदेव जो व्हाइट लाइट सिस्टम के संस्थापक और एक सब कॉन्शियस आर्किटेक्ट हैं, उनकी पुस्तक इन सर्च ऑफ जीरो का एक गहरा बौद्धिक विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, हम इस स्रोत से एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप रोड मैप निकालने जा रहे हैं जो इस प्राचीन रहस्यवाद को पूरी तरह से सटीक साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग में डिकोड करता है, ताकि इसे तुरंत लागू किया जा सके। मतलब हम समझेंगे कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस को भौतिक शरीर से अलग करने की आखिर वैज्ञानिक प्रक्रिया है क्या। सही। तो इस पूरी चर्चा का आधार ये है कि हम चेतना को न केवल एक दार्शनिक नजरिए से न देखकर एक आर्किटेक्चर के रूप में समझें। एग्जैक्टली। अगर चेतना को शरीर से स्वतंत्र रूप से काम करना है तो सबसे पहला और तार्किक कदम यह है कि इस फिजिकल वेसल यानी इस भौतिक शरीर को पूरी तरह से ऑफलाइन किया जाए। ऑफलाइन किया जाए। और यहीं से ये प्रक्रिया शुरू होती है। शरीर को ऑफलाइन करने के लिए ना, पुस्तक में ऑप्टिमल टाइमिंग पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। हाँ, विशेष रूप से सुबह 4 से 6 बजे का समय। राइट। या जिसे वेक बैक टू बेड यानी WBTB विधि कहा जाता है। इसमें इंसान 5-6 घंटे की नींद लेता है, उठता है और फिर वापस बिस्तर पे जाकर अभ्यास करता है। बिल्कुल। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि सिर्फ यही समय क्यों? मतलब क्या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक कारण है या विशुद्ध विज्ञान है? ये ना पूरी तरह से न्यूरोकेमिस्ट्री का खेल है। देखिए 5-6 घंटे की नींद के बाद शरीर अपनी गहरी नींद यानी डीप स्लीप का कोटा पूरा कर चुका होता है। अच्छा। लेकिन मेलाटोनिन का प्रभाव अभी भी होता है। तो जब कोई इस WBTB विधि का उपयोग करता है तो मस्तिष्क एक बहुत ही विशिष्ट हिप्नोगॉजिक स्टेट में प्रवेश करता है। हिप्नोगॉजिक स्टेट, राइट। हाँ, शरीर इतनी थकावट में होता है कि वो तुरंत वापस सो जाना चाहता है, लेकिन हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो तार्किक मस्तिष्क है, उसे हम जागृत रख सकते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस 1 मिनट के लिए। क्योंकि केवल बिस्तर पर लेट जाने से तो शरीर ऑफलाइन नहीं हो जाएगा ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए पुस्तक एक बहुत ही सटीक डीप रिलैक्सेशन प्रोटोकॉल की मांग करती है, जैसे योगा निद्रा की 61 पॉइंट तकनीक का उल्लेख है। जहां ध्यान को शरीर के 61 अलग-अलग बिंदुओं पर ले जाया जाता है। हाँ, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ब्रेथ आर्किटेक्चर। 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक, मतलब 4 सेकंड तक श्वास लेना, 7 सेकंड तक उसे रोकना और 8 सेकंड तक छोड़ना। राइट। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये विशिष्ट गिनती शरीर के भीतर मैकेनिकली कर क्या रही है? मैं बताता हूं। जब श्वास छोड़ने की अवधि यानी एक्सेल श्वास लेने से 2 गुनी लंबी होती है ना, तो ये रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को बदल देता है। ओके। और ये बदलाव सीधे वेगस नर्व को ट्रिगर करता है। वेगस नर्व तुरंत हृदय गति को धीमा करने का संकेत भेजती है, जो अनिवार्य रूप से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय कर देता है। वाओ, तो ये कोई चमत्कार नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये एक बायोलॉजिकल हैक है जिससे शरीर को जबरदस्ती आराम की अवस्था में धकेल दिया जाता है। अगर मैं इसके लिए एक एनालॉजी का उपयोग करूं, तो जैसे भौतिक शरीर एक टेलीविजन सेट की तरह है और चेतना एक ब्रॉडकास्ट सिग्नल है। हाँ, बहुत अच्छी एनालॉजी है। हम बस इस शरीर रूपी रिसीवर की ट्यूनिंग को बदल रहे हैं ताकि सिग्नल पूरी तरह से स्वतंत्र होकर काम कर सके, बिना टीवी के हार्डवेयर पर निर्भर हुए। वो एनालॉजी काम करती है, लेकिन इसमें ना एक छोटी सी कमी है। अच्छा, वो क्या? एक सामान्य टेलीविजन केवल सिग्नल रिसीव करता है
और उसे वैसे ही दिखा देता है। लेकिन मानव मस्तिष्क के मामले में ये रिसीवर उस सिग्नल को अपने पुराने ट्रॉमा लूप्स, डर और अवचेतन कंडीशनिंग के फिल्टर से गुजार कर प्रोसेस करता है। ओह, राइट, मेक सेंस। इसीलिए शरीर को लकवाग्रस्त या स्लीप पैरालिसिस की स्थिति में धकेलना इतना महत्वपूर्ण है। हम उस भौतिक फिल्टर को ही पूरी तरह बाईपास कर रहे हैं। वेट, लेट मी पुश बैक देयर। एक मिनट। जब आप स्लीप पैरालिसिस की बात करते हैं तो ये एक बेहद डरावनी स्थिति होती है। हाँ, ज्यादातर लोगों के लिए। जब किसी इंसान को अचानक ये महसूस होता है कि वो अपना एक हाथ भी नहीं हिला सकता, तो सबकॉन्शियस माइंड में तुरंत पैनिक ट्रिगर होता है। बिल्कुल होता है। तो ऑन ट्रॉमा लूप्स को हावी होने से कैसे रोका जा सकता है? ये तो मुझे मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत खतरनाक लग रहा है। देखिए, जो लोग इसके विज्ञान को नहीं समझते, उनके लिए निश्चित रूप से डरावना है। लेकिन अगर नैदानिक दृष्टिकोण से देखें तो स्लीप पैरालिसिस कोई खतरा नहीं है। तो ये है क्या असल में? इसे विज्ञान में REM एटोनिया कहा जाता है। जब हम सपने देखते हैं तो मस्तिष्क जानबूझकर रीढ़ की हड्डी के माध्यम से मोटर न्यूरॉन्स को बंद कर देता है। अच्छा, ताकि हम सपनों में शारीरिक हरकतें ना करने लगें। एग्जैक्टली। ये एक बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, ताकि हम भौतिक रूप से हाथ पैर चलाकर खुद को चोट ना पहुंचा लें। ओह, मैं समझी। तो जब कोई अभ्यासी इस अवस्था में होश में रहता है तो पैनिक करने के बजाय उसे इसे एक जीत मानना चाहिए। यह स्पष्ट संकेत है कि रीप्रोग्रामिंग सफल हो रही है और शरीर अब सुरक्षित रूप से लॉक हो चुका है। तो तर्क के अनुसार अब शरीर पूरी तरह से ऑफलाइन है। मांसपेशियां काम नहीं कर रही हैं, लेकिन अगर मुझे भौतिक मांसपेशियों का उपयोग किए बिना इस शरीर से बाहर निकलना है, तो गति कहाँ से आएगी? बहुत सही सवाल है। और यहीं पर यह रोड मैप सटल एनर्जी सिस्टम को सक्रिय करने की बात करता है। भौतिक इंजन तो बंद है, इसलिए अब एस्ट्रल व्हीकल को पावर अप करना होगा। बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं हम। ऊर्जा का ये संचालन रूट चक्रा से शुरू होकर क्राउन यानी सहसारा और थर्ड आई तक जाता है, जिन्हें कॉन्शियसनेस के प्राइमरी एग्जिट पॉइंट्स माना जाता है। मुझे यहाँ आपको थोड़ा रोकना होगा। चक्र मतलब क्या इस पूरी प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए किसी व्यक्ति का इन विशिष्ट आध्यात्मिक विचारधाराओं में विश्वास करना आवश्यक है? मैं समझ रहा हूँ आपका सवाल। मेरा मतलब है कि क्या एक घोर भौतिकवादी इंसान इस साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग को लागू कर सकता है? इसके लिए ना रत्ती भर भी विश्वास की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। हाँ। आइए इसे पूरी तरह से न्यूरोलॉजी के चश्मे से देखते हैं। जब प्राचीन ग्रंथ चक्रों की बात करते हैं तो वे वास्तव में रीढ़ की हड्डी के साथ स्थित प्रमुख तंत्रिका जाल यानी डेंस नर्व प्लेक्सेस और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संदर्भित कर रहे होते हैं। ओह, तो ये पूरी तरह से फिजिकल है? बिल्कुल। जब आप अपना पूरा ध्यान इन बिंदुओं पर केंद्रित करते हैं तो आप वहां रक्त प्रवाह और विद्युत चुंबकीय गतिविधि को निर्देशित कर रहे होते हैं। राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी। हाँ, और इसके परिणाम स्वरूप जो झुनझुनी या गर्मी महसूस होती है वो एक क्लिनिकल वास्तविकता है। ये जीव विज्ञान है जो गुरुत्वाकर्षण की तरह ही काम करता है, चाहे आप उस पर विश्वास करें या ना करें। ये बहुत ही स्पष्टीकरण देने वाला जवाब है। तो इस ऊर्जा को गति देने के लिए माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट तकनीक का उपयोग किया जाता है। हाँ, बिल्कुल। जहां तक मैंने स्रोत से समझा है, इसमें अभ्यासी ऊर्जा को रीढ़ की हड्डी के नीचे से सिर के ऊपर तक ले जाने और फिर सामने से नीचे की ओर लाने की कल्पना करता है। एक निरंतर सर्किट बनता है। एग्जैक्टली। लेकिन इसके साथ फैंटम लिम्ब एक्सरसाइजेस का जो विवरण है ना, वो असल में हैरान करने वाला है। मतलब भौतिक रूप से बिना हिले डुले केवल अपनी मानसिक ऊर्जा से अपनी उंगलियों या हाथों को हिलाने का अभ्यास करना। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण है। वो कैसे? देखिए, जब भौतिक शरीर लकवाग्रस्त होता है और आप केवल मानसिक रूप से अपने हाथ को हिलाने का प्रयास करते हैं तो आप असल में मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवेज बना रहे होते हैं। भारी दस्ताने में हाथ डाला हुआ है। दस्ताना आपका भौतिक शरीर है जो अब जम चुका है और आप अपने असली ऊर्जा वाले हाथ को उस दस्ताने के भीतर से बाहर निकालकर हिलाने का अभ्यास कर रहे हैं। बहुत सटीक एनालॉजी है। और ये ऊर्जा का अभ्यास ना अभ्यासी को एक बहुत ही तीव्र सीमा पर धकेल देता है, जिसे वाइब्रेशनल स्टेट कहा गया है। मुझे लगता है कि भौतिक और एस्ट्रल के बीच अलगाव की ये सबसे नाजुक कड़ी है। बिल्कुल। ये वो अवस्था है जहां ऊर्जा प्रणाली पूरी तरह से रिकैलिब्रेट हो रही होती है, फ्रीक्वेंसी तेजी से बदलती है। और इसके लक्षण क्या होते हैं? इस दौरान शरीर के भीतर एक अजीब सी बिजली जैसी भिनभिनाहट महसूस होती है, तेज कंपन होता है या कानों में किसी गर्जना या तेज हवा ऐसी आवाजें आने लगती हैं।
ये वर्णन पढ़ते हुए मुझे अंतरिक्ष यान के पृथ्वी के वायुमंडल को पार करते समय लगने वाले झटके की याद आती है। इंटेंस शेकिंग। हाँ, स्पेस शटल वाली एनोलॉजी एकदम फिट बैठती है यहाँ। बिल्कुल। वो घर्षण या कंपन कोई खराबी नहीं है, बल्कि वो वायुमंडल की घनत्व सीमा को पार करने का संकेत है। लेकिन इंसान का दिमाग एक अंतरिक्ष यान तो नहीं है ना? नहीं, जाहिर है। अगर ये फ्रीक्वेंसी बहुत भारी लगने लगे और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हावी हो जाए, तो अभ्यासी क्या करे? डर तो स्वाभाविक है। और वो डर ही ना सबसे बड़ा एंकर है। जैसे ही एमिगडाला डर के कारण सिकुड़ता है, चेतना तुरंत भौतिक शरीर में वापस खिंच जाती है। ओह, तो पूरी मेहनत बेकार? बिल्कुल। इस डर को बाईपास करने के लिए मेंटल स्माइल तकनीक का उपयोग किया जाता है। एक मिनट, एक डरावने कंपन के बीच मुस्कुराना, ये कैसे काम करता है? ये कोई साधारण मुस्कान नहीं है, ये एक मेंटल स्माइल है। मतलब सिर्फ दिमाग में? हाँ, जब आप मानसिक रूप से उस कंपन का स्वागत करते हैं, तो ये मस्तिष्क को एक स्पष्ट न्यूरोकेमिकल संकेत भेजता है कि यहाँ कोई खतरा नहीं है। ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को निष्क्रिय कर देता है। वाओ, ये तो बहुत पावरफुल है। होती है ताकि फ्रीक्वेंसी का स्तर अलगाव के लिए पर्याप्त हो सके। अच्छा, मतलब उसे कम नहीं करना है, बढ़ाना है। एग्जैक्टली। कम से कम 3 लहरों को शरीर से गुजरने देना चाहिए। और यहीं पर सरेंडर मेथड का जिक्र आता है स्रोत में। अगर हम अपनी प्रतिरोधक शक्ति को एक विशाल कंक्रीट के बांध की तरह समझें, जो फ्रीक्वेंसी की नदी को रोक रहा है, हाँ, तो जब दबाव बढ़ता है तो हमें उस बांध को मजबूत नहीं करना है, बल्कि जानबूझकर उसे तोड़ देना है। फ्रीक्वेंसी के प्रति पूर्ण समर्पण ही भौतिक शरीर की पकड़ से आजाद होने की कुंजी है। एकदम सटीक विश्लेषण। जब वाइब्रेशनल स्टेट अपने चरम पर पहुंच जाए और प्रतिरोध शून्य हो, तब हम अलगाव के वास्तविक चरण में प्रवेश करते हैं, जिसे द सेपरेशन प्रोटोकॉल्स कहा गया है। या एग्जिट स्ट्रैटेजीज। इस रोड मैप में चेतना को भौतिक आर्किटेक्चर से डीकपल करने की 3 बहुत ही क्लिनिकल तकनीकें दी गई हैं। पहली तकनीक है दोजोप टेक्निक। चूंकि अब मानसिक कल्पना एक टैक्टाइल रियलिटी बन चुकी है, अभ्यासी मानसिक रूप से कल्पना करता है कि उसके ठीक ऊपर एक रस्सी लटकी है। हाँ, और वो अपने एस्ट्रल हाथों से उस रस्सी को पकड़कर ऊपर की ओर खींचता है। इस दौरान ना छाती के बीचों बीच एक बहुत ही स्पष्ट खिंचाव महसूस होता है। राइट। और दूसरी तकनीक द रोल आउट मेथड है। इसमें भौतिक शरीर को पूरी तरह स्थिर रखते हुए बिस्तर से करवट लेकर लुढ़कने का स्पष्ट इरादा बनाना होता है। क्योंकि भौतिक मांसपेशियां ऑफलाइन है, इसलिए केवल ऊर्जा शरीर उस लुढ़कने की क्रिया को अंजाम देता है। बिल्कुल। और तीसरी तकनीक द पॉइंट शिफ्ट मेथड है, जो मुझे पर्सनली सबसे अधिक फोकस वाली लगी। हाँ, वो काफी दिलचस्प है। इसमें कमरे की किसी एक बिंदु, जैसे छत के किसी कोने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया जाता है और अपनी चेतना को तुरंत उस बिंदु पर शिफ्ट कर दिया जाता है। परिप्रेक्ष्य का ये अचानक किया गया बदलाव अलगाव को तुरंत ट्रिगर कर सकता है। एकदम सही। लेकिन यहाँ मुझे ना एक बहुत ही बुनियादी और तार्किक सवाल उठाना है। मान लीजिए मैंने अपनी चेतना को भौतिक शरीर से अलग कर लिया। ओके। अब मुझ पर भौतिक दुनिया के नियम लागू नहीं होते, गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं है, तो फिर मेरी चेतना इस अनंत अंतरिक्ष में क्यों नहीं खो जाएगी? मुझे वापस कौन खींचेगा? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। मतलब क्या हमेशा के लिए शरीर से अलग हो जाने का कोई खतरा नहीं है? मैं समझता हूँ, ये एक बहुत ही सामान्य मनोवैज्ञानिक डर है, लेकिन ना ये वास्तुकला को गलत समझने का परिणाम है। अच्छा। ये डर पूरी तरह से निराधार है, और यहीं पर सिल्वर कॉर्ड का विज्ञान काम आता है। सिल्वर कॉर्ड, ये क्या है? ये ना एक ईथर और अत्यंत लचीली ऊर्जा की डोरी है, जो एस्ट्रल बॉडी को फिजिकल बॉडी से हमेशा जोड़े रखती है। मतलब एक तरह का टेदर? एग्जैक्टली। ये कोई आध्यात्मिक रूपक नहीं है, बल्कि एक एब्सोल्यूट फेल सेफ मैकेनिज्म है। ओके। अगर भौतिक शरीर को कोई भी खतरा होता है, मान लीजिए कमरे में कोई तेज आवाज होती है या अभ्यासी के सबकॉन्शियस माइंड में जरा सा भी पैनिक ट्रिगर होता है, तो ये डोरी एक झटके में चेतना को भौतिक शरीर में वापस खींच लेती है। ओह, तो खोने का कोई चांस ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। मानव इतिहास में इस अवस्था में हमेशा के लिए खो जाने का कोई भी प्रमाणित नैदानिक मामला मौजूद ही नहीं है। वाह, ये तथ्य निश्चित रूप से उस डर को खत्म कर देता है। तो अलगाव सफल हो गया। अब अभ्यासी भौतिक नियमों से मुक्त एक आयाम में है। हाँ, एस्ट्रल realm में। लेकिन वहां नेविगेट कैसे किया जाए? भौतिक दुनिया में हम चलने के लिए पैरों का उपयोग करते हैं, वहां गति कैसे होती है? वहां ना नेविगेशन पूरी तरह से इरादे पर आधारित है। वहां विचार ही गति है। मतलब सिर्फ सोचना है? हाँ, आप जहां जाने का इरादा करते हैं, आपका ऊर्जा शरीर तुरंत वहां पहुंच जाता है। ये तो बिल्कुल कंप्यूटर स्क्रीन पर आई ट्रैकर तकनीक के उपयोग जैसा है।
आपको कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह खींचने के लिए किसी माउस की आवश्यकता नहीं होती। एकदम सही एनालॉजी है। जहां आपकी नजर या आपका इंटेंशन जाता है, कर्सर अपने आप उसी क्षण वहां पहुंच जाता है, बिना किसी घर्षण या देरी के। बहुत ही उपयुक्त उदाहरण। लेकिन इस पूरे रोड मैप का जो सबसे नाजुक हिस्सा है ना, वो बाहर घूमना नहीं बल्कि वापस लौटना है। द रिटर्न प्रोटोकॉल एंड मेमोरी ट्रांसफर। हाँ, वापसी के लिए केवल एक स्पष्ट मानसिक कमांड की आवश्यकता होती है। आई रिटर्न टू माई बॉडी नाउ, या फिर बस उस सिल्वर कॉर्ड के खिंचाव को महसूस करना। राइट। लेकिन असली चुनौती ना शरीर में प्रवेश करने के तुरंत बाद शुरू होती है। हाँ, मैंने देखा कि स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि वापसी के तुरंत बाद कोई भी भौतिक गति नहीं करनी है, आंखें तुरंत नहीं खोलनी है और बिस्तर से उछलकर उठना तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। और इसके पीछे का न्यूरोलॉजिकल कारण बहुत स्पष्ट है। वो क्या है? देखिए, जब चेतना वापस भौतिक शरीर में आती है तो वे एस्ट्रल अनुभव बेहद सूक्ष्म ऊर्जा अवस्था में होते हैं। ओके। अगर अभ्यासी तुरंत उठ जाता है तो भौतिक इंद्रियों से आने वाले डेटा का अचानक बहाव उन सूक्ष्म स्मृतियों को पूरी तरह से मिटा देता है। वे एक धुंधले सपने की तरह तुरंत गायब हो जाती हैं। ओह, इसीलिए कुछ मिनटों तक पूरी तरह स्थिर रहना अनिवार्य है। एग्जैक्टली। स्थिर रहने से एस्ट्रल अवेयरनेस की यादों को फिजिकल ब्रेन के न्यूरल पाथवेज में सुरक्षित रूप से ट्रांसफर होने और डाउनलोड होने का समय मिल जाता है। और जब वो ट्रांसफर पूरा हो जाए, केवल तभी उठकर उन अनुभवों को तुरंत डॉक्यूमेंट करना चाहिए। हाँ, ये रीप्रोग्रामिंग का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओके, तो अगर हम इस पूरे विस्तृत रोड मैप का एक त्वरित क्लिनिकल सारांश निकालें, हाँ, तो ये कुछ इस तरह काम करता है। हाँ, सबसे पहले श्वास और गहरी शिथिलता के माध्यम से फिजिकल बॉडी को ऑफलाइन करना। राइट। फिर चक्रों और माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट के जरिए सटल एनर्जी सिस्टम को ऑनलाइन करना। बिल्कुल। इसके बाद बिना किसी डर या प्रतिरोध के वाइब्रेशनल थ्रेशोल्ड को पार करना। बिल्कुल। फिर रोप या रोल आउट जैसी तकनीकों से इंटेंशनल सेपरेशन करना और अंत में पूर्ण स्थिरता के साथ कंट्रोल्ड री-इंटीग्रेशन और मेमोरी ट्रांसफर के माध्यम से वापस लौटना। वाओ, यही कान्हा सचदेव की सटीक साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग का सार है। बहुत ही प्रभावशाली है। और ये आर्किटेक्चर इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि इंसान की क्षमताएं न केवल मांस और हड्डियों के ढांचे तक सीमित नहीं हैं। हाँ, जब इन तकनीकों का सही तरीके से अभ्यास किया जाता है तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि चेतना एक स्वतंत्र इकाई है जिसे वैज्ञानिक तरीके से संचालित किया जा सकता है। बिल्कुल। इस चर्चा ने मानव शरीर और मन के काम करने के तरीके को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल दिया है। बिल्कुल। तो इस डीप डाइव को समाप्त करने से पहले मैं एक अंतिम और गहरा उत्तेजक विचार छोड़ना चाहती हूँ। जरूर। यदि मानव चेतना वास्तव में भौतिक मस्तिष्क से पूरी तरह स्वतंत्र होकर काम कर सकती है, यदि हम महज एक बायोलॉजिकल मशीन नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ब्रॉडकास्ट सिग्नल के रिसीवर मात्र है, तो वर्तमान भौतिक वास्तविकता का कितना बड़ा हिस्सा हमारे सबकॉन्शियस माइंड द्वारा निर्मित महज एक भ्रम है। ये बहुत गहरा सवाल है। हाँ, जब कोई इंसान सुबह उठकर आईने में देखता है तो क्या वो वास्तव में अपने वास्तविक स्वरूप को देख रहा है या सिर्फ उस टेलीविजन सेट को जो एक विशाल सिग्नल को पकड़ने का प्रयास कर रहा है? वाओ। अपनी आंतरिक आर्किटेक्चर की असीम संभावनाओं पर विचार करें। ये गहराई से सोचने का समय है। अगली बार तक अपनी चेतना की गहराइयों को खोजना जारी रखें।